हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल करंट अफेयर्स वार्षिकांक अप्रैल 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो या नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और ये आपकी करंट अफेयर्स की क्लास यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला जो आज का अपना टॉपिक है वो है योजना, परियोजना, ऐप और पहल। तो सबसे पहला टॉपिक है योजना, परियोजना, ऐप एवं पहल। इसमें पहला पॉइंट है, सबसे पहले है आपकी स्मार्ट सेव अकाउंट लॉन्च। तो ये योजना अप्रैल 2026 में सीएसबी बैंक ने अपना स्मार्ट सेव अकाउंट लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्राहकों के बैंक खाते में पड़ी अतिरिक्त या बेकार राशि पर अधिक लाभ दिलाना और बिना उनकी नकदी तक पहुंच को प्रभावित किए। अगला है आपका, अगली जो योजना है वो है आपकी एल्यूमिनियम भारत पहल का शुभारंभ। ये 7 अप्रैल 2026 को एल्यूमिनियम भारत पहल का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया और इस पहल की शुरुआत एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा की गई। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत ढांचे के तहत घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना और बाधाओं को दूर करना और वैश्विक स्तर पर ध्यान बनाना। अगली है आपकी योजना, पीएम कुसुम परियोजना की समय सीमा मार्च 2027 तक बढ़ाई गई। मार्च 2026 में सरकार ने पीएम कुसुम यानी कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत चुनिंदा परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी है। यह निर्णय उन परियोजनाओं पर लागू होता है जिनके लिए बिजली खरीद समझौते या कार्य आदेश 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले जारी किए गए थे। इस योजना का उद्देश्य है 34,442 की केंद्रीय वित्तीय सहायता से 34,800 मेगावाट और सौर क्षमता को बढ़ाना। अगला पॉइंट है, अगली योजना है मुख्यमंत्री मावन धियन सत्कार योजना को मंजूरी। मार्च 2026 में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने राज्य में मुख्यमंत्री मावन धियन सत्कार योजना को मंजूरी दी है। तो ये पंजाब ने शुरू की है और ये महिला केंद्रित योजना राज्य भर की महिलाओं को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो इस योजना के लिए महिला 18 वर्ष की से अधिक की होनी चाहिए और योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 15,000, अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 15,000 नहीं 1500 प्रतिमाह और अन्य सभी पात्र महिलाओं को 1,000 प्रतिमाह की समान राशि दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य राज्य की लगभग 97% वयस्क महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाना है। अगली योजना है आपकी राष्ट्रीय पाइपलाइन प्राकृतिक गैस अभियान 2.0। मार्च 2026 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय पीएनजी यानी कि पाइप नेचुरल गैस अभियान 2.0 को 30 जून 2026 तक बढ़ाने की घोषणा की है। यह विस्तार देश भर में पीएनजी विस्तार की गति को बनाए रखने और उपभोक्ताओं द्वारा उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इस अभियान को 31 मार्च 2026 की पिछली समय सीमा से 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाकर 15% तक ले जाना। अगली है आपकी, अगली योजना है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026। ये मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है दुर्गम और दूर दराज के गांव में परिवहन सुविधाएं प्रदान करना जिससे ग्रामीण आबादी को जिला और ब्लॉक मुख्यालय तक सुलभ आवागमन मिल सके। और इस योजना के तहत 15 से 28 क्षमता वाले वाहन चलाए जाएंगे। हर ग्राम पंचायत में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच बस सेवा सुनिश्चित की जाएगी। अगली आपकी योजना है आंतरिक आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल। ये 23 मार्च 2026 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शासन और निगरानी में सुधार के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है पारंपरिक मैनुअल ऑडिट प्रक्रियाओं को एक वास्तविक समय वाले केंद्रीकृत डिजिटल सिस्टम में बदलना और इस पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया था। इस पोर्टल के मुख्य लाभ और विशेषताएं क्या हैं? तो इसका है रियल टाइम मॉनिटरिंग, डिजिटल शासन, बेहतर जवाबदेही और पारदर्शिता और दक्षता। अगला है आपका, अगली योजना है किराए से फुर्सत योजना का उद्घाटन।
तो ये 18 मार्च 2026 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरायु राम मोहन नायडू और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किराए से फुर्सत योजना का उद्घाटन किया। इस योजना का उद्देश्य चुनिंदा क्षेत्रीय मार्गों पर निश्चित और किफ़ायती हवाई किराया उपलब्ध कराना, जिससे यात्री बुकिंग के समय की परवाह किए बिना एक समान कीमत पर टिकट बुक कर सकें। अगली है आपकी विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित लीग ऑफ इंडिया के लोगों का अनावरण। मार्च 2026 में विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया के लोगों का अनावरण किया गया। इसका अनावरण केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया और यह विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग है, जिसका उद्देश्य भारत के पेशेवर साइकिलिंग पारिस्थितिकी तंत्रों को मजबूत करना है। अगला है आपका अगली जो योजना है वो है प्रोजेक्ट हनुमान। प्रोजेक्ट हनुमान मार्च 2026 में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य है मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करना और वन्य जीव के संरक्षण का बचाव प्रणालियों को मजबूत करना। इस प्रोजेक्ट के तहत विशाखापत्तनम, राजा महेंद्रवरम, तिरुपति और बायरलुटी में 4 वन्यजीव बचाव और उपचार केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। अगली योजना है राष्ट्रव्यापी अस्मिता एथलेटिक्स लीग की घोषणा। ये मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी अस्मिता एथलेटिक्स लीग की घोषणा की गई। इसकी घोषणा केंद्रीय राज्य मंत्री निखिल खड़से ने की और अचीविंग स्पोर्ट्स माइल स्टोन वॉय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन एक राष्ट्रव्यापी पहल है। इसका उद्देश्य महिलाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ाना और जमीनी प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना। अगला है आपका अगली योजना है पीएम राहत योजना का शुभारंभ। ये फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए पीएम राहत योजना शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को कम करना और पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करना। और इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पात्र पीड़ित की दुर्घटना की तिथि से 7 दिनों तक 1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। अगली योजना है स्त्री सुरक्षा योजना। स्त्री सुरक्षा योजना में 11 फरवरी 2026 को केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने स्त्री सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य है उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना जो वर्तमान में किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पा रही हैं। यह योजना महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है जो बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगला है आपका अगली योजना है एआई आधारित होम हेल्थ केयर इकोसिस्टम आई लाइफ कनेक्ट लॉन्च। तो ये 2026 फरवरी में विश्व का पहला डॉक्टर संचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित होम हेल्थ केयर इकोसिस्टम आई लाइफ कनेक्ट लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य मरीजों को उनके घरों से 24 घंटे चिकित्सा निगरानी प्रदान करना तथा किसी भी आपातकालीन स्थिति का पहले ही पता लगाया जा सके। और यह ऐप डॉक्टरों द्वारा संचालित है जिससे नौकरियों को विशेषज्ञ सलाह तुरंत मिल पाती है। अगली है आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 11 वर्ष। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 11 वर्ष 22 जनवरी 2026 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने अपने पूरे 11 वर्ष पूरे कर लिए। ये 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी हरियाणा पानीपत हरियाणा से। और यह अभियान भारत में बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण पर जोर देता है। एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत देश के सभी जिलों में केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण किया जाता है। और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से की गई थी। अगली है परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना। ये जनवरी 2026 में केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए वित्त मंत्रालय ने परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना शुरू की। इसका उद्देश्य है कैशलेस सुविधा, आधुनिक उपचार, अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करना। और यह योजना भारत के भीतर भर्ती होने वाले क्षतिपूर्ति आधारित कवरेज प्रदान करती है जिसमें 10 लाख या 20 लाख की बीमा राशि उपलब्ध है। अगली है आपकी आधार शुभंकर उदय का शुभारंभ।
तो 8 जनवरी 2026 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने जन जागरूकता बढ़ाने के लिए आधार शुभंकर उदय का शुभारंभ किया। इसका शुभारंभ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष नीलकंठ मिश्रा ने केरल के तिरुवनंतपुरम में किया। यह आधार से संबंधित सेवाओं में जनसंपर्क, जागरूकता और विश्वास को मजबूत करेगा। इसका उद्देश्य है 1.4 अरब उपयोगकर्ताओं के लिए आधार सेवाओं को संचार को सरल बनाना। शुभंकर उदय के बारे में, इसका डिजाइन अरुण गोकुल त्रिशूल ने बनाया और प्रगति, विकास और सशक्तिकरण का प्रतीक उदय नाम भोपाल की रिया जैन ने सुझाया था। और शुभंकर और इसका नाम माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर आयोजित खुली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया। और UIDAI को पूरे भारत में 875 रचनात्मक प्रविष्टियां प्राप्त हुई, जिनमें डिजाइनर, छात्र और पेशेवर शामिल थे। अगली है आपकी जल सेवा आंकलन का शुभारंभ। जल सेवा आंकलन का शुभारंभ दिसंबर 2025 में जल शक्ति मंत्रालय ने पेयजल सेवा आंकलन के लिए जल सेवा आंकलन का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे के निर्माण से हटकर सतत सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित करना और हर घर जल गांव में पेयजल आपूर्ति की निगरानी के केंद्र में ग्राम पंचायत और ग्राम सभाओं को रखती है। जल जीवन मिशन के बारे में, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया और घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की जाए। इसके 4 प्रमुख स्तंभ हैं: राजनीतिक इच्छा शक्ति, जन भागीदारी, हितधारकों का सहयोग और संसाधनों का इष्टतम उपयोग। अगली है आपकी रेडियो संगम का शुभारंभ। 2 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने राजौरी, जम्मू कश्मीर में सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो संगम का शुभारंभ किया। यह पहल नागरिक प्रशासन और स्थानीय निवासियों के सहयोग से नियंत्रण रेखा के निकट स्थित जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सामुदायिक रेडियो स्टेशन के रूप में शुरू हुई। इसका उद्देश्य सीमा पार से फैलने वाली गलत सूचनाओं और दुष्प्रचार का प्रभावी तरीके से मुकाबला करना। और राजौरी जिले के कैरी गांव में 88.8 फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM पर प्रसारित होता है। अगली है आपकी नॉन स्टॉप जिंदगी अभियान। नॉन स्टॉप जिंदगी अभियान जनवरी 2026 में राष्ट्रीय PNG ड्राइव 2.0 के तहत नॉन स्टॉप जिंदगी अभियान शुरू किया गया। इसका शुभारंभ गेल इंडिया लिमिटेड ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के साथ मिलकर किया। इसकी अवधि है 1 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक। इसका उद्देश्य प्राकृतिक गैस वितरण प्रणाली CNG और शहरी गैस वितरण को बढ़ावा देना। और इसका लक्ष्य वर्ष है 2030 तक भारत के ऊर्जा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 15% तक बढ़ाना और गैस आधारित अर्थव्यवस्था को समर्थन देना। अगली है डिजिटल पोर्टल पंखुड़ी का शुभारंभ। इसका शुभारंभ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने पंखुड़ी पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य महिला एवं बाल विकास पहलों में समन्वय, पारदर्शिता और हितधारकों की सुनियोजित भागीदारी को सुदृढ़ करना। अगली है पहला संगठित अपराध नेटवर्क डेटाबेस लॉन्च। ये 26 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पहला संगठित अपराध नेटवर्क डेटाबेस लॉन्च किया। इसका उद्देश्य संगठित अपराधियों और आतंकी संबंधों पर नजर रखना। इसका अनावरण दिल्ली के नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2025 में किया गया। अगली योजना है भारत का पहला पूर्णतः हरित टग परियोजना। ये दिसंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की पहली पूर्णतः विद्युत चालित टग परियोजना को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका उद्देश्य शून्य कार्बन उत्सर्जन, अनुकूलित ऊर्जा दक्षता तथा 60 टन बोलार्ड पुल क्षमता सुनिश्चित करना, साथ ही भारत के समुद्री डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है। और इसका टारगेट या टगबोट ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत गुजरात के कांडा स्थित दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के लिए बनाई जा रही है। अगली योजना है इनटेक द्वारा प्रोजेक्ट गजलोक का शुभारंभ। ये नवंबर 2025 में संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट ने प्रोजेक्ट गजलोक हाथी भूमि और एशिया में उनके सांस्कृतिक प्रतीकवाद का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है तो भारत में एशियाई हाथियों और मानव समाज के बीच गहरे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पारिस्थितिकी संबंधों का दस्तावेजीकरण और जश्न मनाना।
प्रोजेक्ट गजलोक की आधिकारिक शुरुआत 19 से 25 नवंबर 2025 तक आयोजित एक सार्वजनिक प्रदर्शनी के साथ हुई और इस दौरान 20 नवंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित इंटेक में एक गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया गया। अगला है कपास क्रांति मिशन। कपास क्रांति मिशन अक्टूबर 2025 में भारत सरकार ने उच्च घनत्व रोपण विधियों सहित वैज्ञानिक और तकनीकी हस्तक्षेपों का लाभ उठाते हुए 600 करोड़ रुपए के कपास क्रांति मिशन का शुभारंभ किया। महाराष्ट्र के अकोला में हाई डेंसिटी प्लांटेशन तकनीकों से किसानों की पैदावार बढ़ी। अब ये तकनीकें तेलंगाना में भी लागू की जा रही हैं। कपास क्रांति मिशन 600 करोड़ रुपए का उद्देश्य है उच्च उपज लंबी रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देना, रेशे की गुणवत्ता में सुधार, किसानों की आय में वृद्धि, वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता इत्यादि। अगली है भुवनेश्वर बनेगा पूर्वी भारत का मत्स्य हब। तो अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा के पंदारा में पूर्वी भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक मछली बाजार की आधारशिला वर्चुअल माध्यम से रखी। लगभग 5 एकड़ में विकसित होने वाला यह बाजार राज्य की अर्थव्यवस्था में भी नई ऊर्जा का संचार करेगा। यह परियोजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए के आवंटन से शुरू की जा रही है, जबकि कुल लागत 60 से 80 करोड़ रुपए तक आंकी गई है। बाजार का निर्माण भुवनेश्वर नगर निगम के सहयोग से किया जाएगा और वर्ष 2027 तक इसके पूर्ण होने की संभावना है। अगली है माई भारत मोबाइल ऐप लॉन्च। ये 1 दिसंबर 2025 को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने माई भारत मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसका उद्देश्य युवाओं को नेतृत्व, सामाजिक सहभागिता और राष्ट्र निर्माण से जोड़ना है और इसे डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया और जो माय भारत प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, जिसे वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। अगली योजना है स्वच्छ शहर जोड़ी पहल की शुरुआत। ये दिसंबर 2025 में हरियाणा के सोनीपत में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत स्वच्छ शहर जोड़ी पहल शुरू की गई। नव प्रवर्तित पहल शहरी अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में सबसे बड़े समयबद्ध और संरक्षित मार्गदर्शन ढांचे में से एक है। इस पहल का उद्देश्य देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में ज्ञान और अनुभव साझा करना, सहकर्मी सीखना और सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ उठाना है। अगली योजना है एम्स नई दिल्ली एम्स दिशा ऐप लॉन्च। ये 13 दिसंबर 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा एम्स नई दिल्ली के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एम्स दिशा मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। यह अत्याधुनिक AI और IoT आधारित इंडोर नेविगेशन सिस्टम है जो मरीजों, आगंतुकों और अस्पताल स्टाफ के लिए सहज, त्वरित और तनाव मुक्त मार्गदर्शन सुनिश्चित करेगा। इस एप्लीकेशन के माध्यम से उपयोगकर्ता डायग्नोस्टिक सेंटर, फार्मेसी, बिल्डिंग, काउंटर या किसी भी विभाग तक बिना किसी भ्रम या देरी के पहुंच सकेंगे। ऐप की विशेषताएं क्या हैं? तो BLE बीकन नेटवर्क यानी कि अस्पताल के विभिन्न हिस्सों में लगाए गए सेंसर सटीक लोकेशन संकेत देंगे। डिजिटल मैप्स, विस्तृत नक्शे जिनसे सभी विभाग और सुविधाएं चिन्हित होंगी। अगला है AI आधारित रूटिंग, मरीज की लोकेशन और गतिशीलता की ज़रूरत को ध्यान में रखकर सबसे आसान मार्ग सुझाया गया। और टर्न बाय टर्न मार्गदर्शन, आवाज़ और दृश्य दोनों रूपों में कई भाषाओं में उपलब्ध। अगली योजना है भारत का पहला गिद्ध सर्वेक्षण पोर्टल असम। तो सितंबर 2025 में बी फाउंडेशन इंडिया, एक गैर लाभकारी संगठन, ज्वाली विभाग, गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने भारत का पहला समर्पित गिद्ध संरक्षण पोर्टल द बल्चर नेटवर्क लॉन्च किया। यह लॉन्च कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस से पहले आयोजित किया गया, जो हर साल सितंबर के पहले सप्ताह शनिवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है असमिया से शुरू करके स्थानीय भाषाओं में जानकारी साझा करना और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक व्यापक मंच के रूप में कार्य करना कि कैसे गिद्धों का अस्तित्व लोगों की आजीविका और भारत के संरक्षण प्रयासों से जुड़ा है। अगली है APEDA द्वारा भारतीय पहल लॉन्च। APEDA यानी कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण।
इसके द्वारा भारतीय पहल लॉन्च की गई। यह नई पहल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में खाद्य और पेय पदार्थ क्षेत्र के हितधारकों की बैठक के अवसर पर शुरू की गई। भारतीय पहल का उद्देश्य है स्वकृषि खाद्य और कृषि तकनीकी स्टार्टअप्स को समर्थन देना और नवाचार को बढ़ावा देने और युवा उद्यमियों के लिए नए निर्यात अवसर पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगली है राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन। ये आपका 6 जुलाई 2025 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और CSIR के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में फेनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया। यह सुविधा भारत को अपना अनुदैर्ध्य स्वास्थ्य डेटाबेस बनाने और भविष्य में व्यक्तिगत उपचार व्यवस्था को सक्षम बनाने के लिए एक दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बायो बैंक पूरे भारत में 10,000 व्यक्तियों से व्यापक जीनोमिक जीवन शैली और नैदानिक डेटा एकत्रित करते हुए एक राष्ट्रव्यापी रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करेगा। यूके बायो बैंक मॉडल से प्रेरणा लेते हुए इसे देश की भूगोल, जातीयता और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में अनूठी विविधता को समझने के लिए तैयार किया गया है। अगला है 17वां ब्रिक्स सम्मेलन। ये आपका 7 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में आयोजित 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य विषय पर एक सत्र को संबोधित किया। अगले वर्ष ब्रिक्स के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेगा भारत, और इस संदर्भ में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपने एजेंडे में ग्लोबल साउथ को प्राथमिकता देगा और जन केंद्रित और ह्यूमैनिटी फर्स्ट पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अध्यक्षता ब्रिक्स को एक नए रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया जाएगा। अगली है तलाश पहल की शुरुआत। 10 जुलाई 2025 को जनजाति मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा सोसाइटी ने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ इंडिया के साथ साझेदारी में तलाश पहल का शुभारंभ किया। यह एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहयोग हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तलाश के रूप में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य देश भर में आदिवासी छात्रों की शिक्षा और यह पहल NCERT की तमन्ना पहल से प्रेरित है। इस पहल के निम्नलिखित प्रस्ताव हैं: साइकोमेट्रिक मूल्यांकन, कैरियर परामर्श, जीवन कौशल और आत्मसम्मान मॉडल और शिक्षकों के लिए ई-लर्निंग। इससे देश के 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में नामांकित 1,38,336 से अधिक छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अगली है आपकी संचार मित्र योजना। ये 11 जुलाई 2025 को दूरसंचार विभाग ने युवाओं को डिजिटल राजदूत के रूप में सशक्त बनाने के लिए देश भर में संचार मित्र योजना शुरू की। संचार मित्र छात्र स्वयंसेवक डिजिटल साक्षरता और दूरसंचार जागरूकता का नेतृत्व करेंगे। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय असम ने आज गुवाहाटी स्थित भवन में यानी कि 11 जुलाई को गुवाहाटी स्थित BSNL भवन में IIT, NIT और असम के इंजीनियरिंग कॉलेजों सहित प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य हाल ही में शुरू की गई संचार मित्र योजना के बारे में जानकारी देना और उसका विस्तार करना था। अगली योजना है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी। ये 16 जुलाई 2005 को PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को 6 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति दी है। यह योजना 25-26 में 100 जिलों में लागू होगी 25-26 से, और इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी, सफल विविधीकरण और साधारण कृषि पद्धतियों को अपनाना, कटाई के बाद पंचायत और प्रखंड स्तर पर भंडारण क्षमता में वृद्धि, सिंचाई सुविधा में सुधार और दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण उपलब्धता को सुगम बनाना है। अगली है आपकी योजना सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 जारी की। जुलाई 2025 में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 जारी की गई। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह नीति विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर एक रोड मैप तैयार करके सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करना। अगली योजना है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। जुलाई 2025 से देश में बागवानी मिशन समग्र विकास के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2024 एकीकृत बागवानी विकास मिशन की एक उपयोग राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यान्वित की जा रही है।
इस योजना की शुरुआत यानी 2014-15 से 29 जुलाई 2025 तक 15 लाख 6 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को बागवानी फसलों के अंतर्गत लाया गया। अगली है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। 15 अगस्त 2025 को लाल किले से अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाख करोड़ के परिव्यय वाली प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना की घोषणा की। यह योजना नवनियोजित युवाओं को 2 किस्तों में यानी कि 15,000 तक और नियोक्ताओं को नई नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष नए कर्मचारियों को 3,000 प्रतिमाह तक का प्रोत्साहन प्रदान करेगी। यह योजना 1 अगस्त 2025 और 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होंगे। अगली है सागर में सम्मान पहल 2025। ये 18 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस के अवसर पर केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर में सम्मान पहल का अनावरण किया। इस पहल का उद्देश्य है समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा, कौशल विकास, नेतृत्व और समान अवसर सुनिश्चित कर लैंगिक समानता युक्त समुद्री कार्यबल का निर्माण करना। अगली है योजना विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन 2026। आपके पेपर में योजना कब शुरू की गई, कौन सी सन, कौन सी डेट को? आपके एग्जाम में योजना कौन सी तिथि से लागू की गई, कौन सी सन में लागू की गई और इसका क्या उद्देश्य है, इतना ही पूछा जाता है। तो इसमें है आपकी विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन 2026। ये 27 से 29 मार्च 2026 तक हैदराबाद और नागालैंड जिले के नागार्जुन सागर स्थित बुद्ध वनम में प्रथम विश्व बौद्ध संगीति सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन तेलंगाना सरकार के तेलंगाना पर्यटन विकास निगम की एक इकाई बुद्ध वनम द्वारा वियतनाम बौद्ध संघ के सहयोग से आयोजित की गई। इसमें 22 देशों ने भाग लिया और इसके लगभग 150 प्रतिनिधियों, भिक्षुओं और विद्वानों ने भाग लिया। 22 देशों के लगभग 150 प्रतिनिधियों, भिक्षुओं और विद्वानों ने भाग लिया। इसका मुख्य विषय क्या था? विश्व शांति और दृष्टिकोण। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर बुद्ध वनम को एक बौद्ध विरासत थीम पार्क के रूप में पहचान दिलाना और तेलंगाना को बौद्ध विरासत, कूटनीति और शांति निर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना। अगली योजना है नेक्स्ट योजना है भारत विद्युत शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण। ये 19 से 22 मार्च 2026 को नई दिल्ली में भारत विद्युत शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया। यह आयोजन नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत के ऊर्जा परिवर्तन और विद्युत क्षेत्र सुधारों को मजबूत करने के लिए वैश्विक हितधारकों को एक साथ लाना। और ये 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन का विषय था विकास को विद्युतीकृत करना, स्थिरता को सशक्त बनाना और वैश्विक स्तर पर जोड़ना। अब है आपके संधि और समझौता। तो अमेरिका और RIL के मध्य समझौता। मार्च 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति और मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ तेल रिफाइनरी निर्माण के लिए समझौता किया गया। इसका उद्देश्य है घरेलू ईंधन आपूर्ति को मजबूत करना और अमेरिका की ऊर्जा प्रभुत्व की नीति को आगे बढ़ाना। यह रिफाइनरी विशेष रूप से अमेरिका शेल ऑयल को प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन की गई, जिसकी क्षमता लगभग 1,68,000 बैरल प्रतिदिन होगी। अगली है इसरो और ESA के मध्य समझौता। 4 मार्च 2026 को इसरो और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने पृथ्वी अवलोकन मिशनों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते का उद्देश्य था दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच तकनीकी तालमेल बिठाकर पृथ्वी की निगरानी को और सटीक बनाना और पर्यावरण से जुड़े वैज्ञानिक शोधों में एक दूसरे की मदद करेंगे और भविष्य के बड़े मिशनों के लिए अपने संसाधनों व ग्राउंड स्टेशन का साझा उपयोग सुनिश्चित करेंगे। यह समझौता केवल पृथ्वी अवलोकन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चंद्रयान, आदित्य L1 और गगनयान जैसे मिशनों के लिए ग्राउंड स्टेशन सहायता भी शामिल है। इस वर्चुअल समझौते पर इसरो के वैज्ञानिकों सचिव M गणेश पिल्लई और ESA की पृथ्वी अवलोकन निदेशक सिमोटिना चेली ने हस्ताक्षर किया है। अगला समझौता है आपका रोमानिया ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि की। ये मार्च 2026 में रोमानिया ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि की। रोमानिया की राजदूत सेना लतीफ़ ने
भारत के विदेश मंत्रालय में डिपॉजिटरी के प्रमुख और संयुक्त सचिव PS गंगाधर को पत्र सौंपा है। इस अवसर पर भारत के सचिव सुधाकर दलेला और रोमानियाई विदेश मंत्रालय की उपमंत्री क्लारा एलेक्जेंड्रा बोलेंत्रू भी उपस्थित थे। अगली बैठक है केंद्रीय न्यासी बोर्ड और EPF की 239वीं बैठक। मार्च 2026 में नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि की केंद्रीय न्यासी बोर्ड और EPF की 239वीं बैठक आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। इस दौरान बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को 8.25% पर बरकरार रखने की सिफारिश की। इसकी मुख्य बातें इस बैठक की क्या थी? तो बोर्ड ने सक्रिय EPFO खातों में 1,000 रुपये या उससे कम की बकाया राशि वाले दावों के स्वतः निपटान के लिए पायलट परियोजना को मंजूरी दी और आयकर मान्यता प्राप्त ट्रस्टों से संबंधित अनुपालन मुद्दों को हल करने के लिए एक बार माफी योजना को मंजूरी दी और EPFO की ओर से सीधी भर्ती और पदोन्नति परीक्षाओं के संचालन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन को मंजूरी दी है। अगली योजना है भारत और EU एक दूसरे को 5 साल के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देंगे। ये 27 फरवरी 2026 को भारत सरकार और यूरोपीय संघ एक दूसरे को 5 साल के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने पर सहमति व्यक्त की। इस समझौते के प्रमुख बिंदु क्या थे? तो इसका था यह दर्जा समझौते के लागू होने की तारीख से 5 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए मान्य होगा। अगला है यह प्रावधान विशेष रूप से सेवा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे भारतीय IT पेशेवरों और इंजीनियरों को यूरोपीय बाजार में अन्य देशों के मुकाबले बराबरी का अवसर मिलेगा। अगली है आपकी योजना नागालैंड का भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से समझौता। फरवरी 2026 में मौसम पूर्वानुमान को बढ़ावा देने के लिए नागालैंड ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य राज्य में मौसम पूर्वानुमान, वायुमंडलीय अनुसंधान और क्षमता निर्माण को मजबूत करना। यह समझौता ज्ञापन 20 वर्षों के लिए वैध रहेगा। अगला समझौता है NIPER का वोहिंगर इंगेलहाइम इंडिया से समझौता। ये फरवरी 2026 में रायबरेली स्थित राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान ने वोहिंगर इंगेलहाइम इंडिया ने समझौता किया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य फार्मास्यूटिकल अनुसंधान और शिक्षा को मजबूत करना, शैक्षणिक और औद्योगिक सहयोग स्थापित करना। इस समझौते से वोहिंगर इंगेलहाइम के शोधकर्ताओं को अपने ओपनमी साइंस प्लेटफॉर्म तक पहुंच आसान होगी, जिससे वैज्ञानिक नवाचार को गति मिलेगी। अगली है फ्रांस का कोचीन शिपयार्ड के साथ समझौता। फ्रांस का कोचीन शिपयार्ड के साथ समझौता फरवरी 2026 में हुआ और फ्रांस की दिग्गज कंपनी CMA CGA और भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कोची शिपयार्ड लिमिटेड के बीच एक नई दिल्ली में एक समझौता हुआ। ये समझौते के अंतर्गत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड 6 LNG संचालित फीडर कंटेनर जहाज़ों का निर्माण करेगा, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 1700 TEU होगी। यह समझौता लगभग 360 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। अगली है आपकी अग्निवस्त्रा का भारतीय सेना के साथ समझौता। ये फरवरी 2026 में अग्निवस्त्रा ने भारतीय सेना के साथ रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य रक्षा अनुप्रयोगों में सहयोग करने और सेना के लिए उच्च जोखिम वाली और मिशन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए विशेष रूप से निर्मित उन्नत सामग्रियों के डिजाइन और निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। अगला मिशन है मध्य प्रदेश के सिहोरे में दलहन आत्मनिर्भर मिशन का शुभारंभ। ये 7 फरवरी 2026 को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सिहोरे में दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? पूरे भारत में दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और भारत को दलहन का वैश्विक निर्यातक बनाना, घरेलू दलहन क्षेत्र को मजबूत करना। अगली है आपकी तमिलनाडु का संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन से समझौता। जनवरी 2026 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने लैंगिक समानता और सशक्तिकरण के लिए
संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन के साथ समझौता किया। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता और सशक्तिकरण के लिए संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना, महिलाओं के कल्याण के लिए सुधार और समावेशी विकास को बढ़ावा देना। यह सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी के लक्ष्य 5 लैंगिक समानता की प्राप्ति में सहयोग करेगा। इसका कार्यान्वयन तमिलनाडु के सामाजिक कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण विभाग, गृह निषेध एवं उत्पाद शुल्क विभाग और ग्रामीण विकास द्वारा किया जाएगा। अगला समझौता है सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय हज समझौते की मंजूरी। ये नवंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने हज 2026 के लिए द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर किरण रिजिजू भारत के और तौफीक बिन फौजान अल रबिया सऊदी अरब ने हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हज प्रबंधन पर द्विपक्षीय समन्वय को मजबूत करना और भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं में वृद्धि करना। हज समझौता वर्ष 2026 के तीर्थयात्रियों के कोटे को 1,75,025 पर अंतिम रूप दिया गया और भारत सऊदी अरब सहयोग में एक मील का पत्थर है। अगली है आपकी रामानुजम जूनियर रिसर्च प्रोग्राम लॉन्च। ये अक्टूबर 2025 में भारत और यूके ने रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम लॉन्च किया। इसका उद्देश्य लंदन ने सैद्धांतिक भौतिकी और गणित में युवा भारतीय प्रतिभा को बढ़ावा देना। यह कार्यक्रम श्रीनिवास रामानुजन और ब्रिटिश गणितज्ञ जीएच हार्डी के बीच कैम्ब्रिज में वर्ष 1913 ईस्वी में हुए ऐतिहासिक सहयोग से प्रेरित है। इसके अंतर्गत 2 चरण होंगे, रामानुजन जूनियर विजिटर्स और रामानुजम जूनियर फेलो। अगला समझौता है मालाबार समूह और डब्ल्यूएचओ के मध्य समझौता। ये सितंबर 2025 में मालाबार समूह ने केरल के कालीकट में मालाबार समूह के मुख्यालय में डब्ल्यूएचओ के साथ एक समझौता किया। यह समझौता नर्चरिंग बिगनिंग्स नामक एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल को लागू करने के लिए किया गया। इसका उद्देश्य वंचित शहरी समुदाय में पोषण, मातृ स्वास्थ्य और बाल विकास में सुधार करना। इसका कार्यान्वयन मालाबार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। अगला है भारतीय रेलवे और एसबीआई के बीच समझौता। ये 1 सितंबर 2025 को भारतीय रेलवे और भारतीय स्टेट बैंक ने रेलवे कर्मचारियों, विशेष रूप से ग्रुप सी के श्रमिकों और अन्य लोगों के बीमा बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस सेठी की उपस्थिति में समझौता संपन्न हुआ। एसबीआई वेतन खाताधारक सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए बीमा लाभ बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है। अगला है भारत ब्रिटेन विजन 2035। ये भारत ब्रिटेन विजन 2035 ये जुलाई 2025 को लंदन में भारत एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्विपक्षीय बैठक के दौरान भारत ब्रिटेन विजन 2035 को साझा स्वीकृति प्रदान की। इस विजन के अंतर्गत ब्रिटेन और भारत में विकास तथा नौकरियां एक महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते पर आधारित हैं, जो दोनों देशों के लिए बाजार व अवसरों को खोलेगा। अगला है शिक्षा और कौशल साझेदारी। ब्रिटेन तथा भारतीय विश्वविद्यालय के बीच अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सहयोग तथा एक दूसरे के देशों में अग्रणी विश्वविद्यालय के परिसरों की स्थापना भी शामिल है, और रक्षा व सुरक्षा सहयोग बढ़ाना, जिसमें हिंद प्रशांत और उसके बाहर शांति, सुरक्षा व समृद्धि के लिए साझा प्रतिबद्धता और एक परिवर्तनकारी जलवायु साझेदारी, स्वच्छ ऊर्जा में तेजी लाना आदि पर केंद्रित है। अगला है नहाई द्वारा प्रोजेक्ट आरोहण। तो ये 26 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट की साझेदारी में एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रोजेक्ट आरोहण लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो छात्रवृत्ति, मेंटरशिप और कौशल निर्माण पहल के साथ टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की उच्च शिक्षा का समर्थन करना है। इसका शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ नहाई के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने नई दिल्ली स्थित नहाई मुख्यालय में संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर जफर खान की उपस्थिति में किया। इस योजना का कार्यान्वयन भारत कैमर्स द्वारा किया जाएगा, जो इंडिया फाउंडेशन MEC ट्रस्ट द्वारा समर्थित एक पहल है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर टोल प्लाजा कर्मियों को कवर करती है, और ये पहले चरण में जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक की अवधि के लिए 1 करोड़ रुपए की निधि निर्धारित की गई, और यह कार्यक्रम 2025-26 के लिए कक्षा 11 से स्नातक अंतिम वर्ष तक 500 छात्रों को 12,000 रुपये प्रति छात्र की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करता है, और 500 स्नातकोत्तर छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा के लिए 50,000 रुपये की राशि प्रदान करेगा।
आज का आपके जो टॉपिक थे वो थे योजना, परियोजना और संधि समझौता। ये आपके कंप्लीट हो गए। ये आपकी क्लास यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि करंट अफेयर्स आपकी पूछी जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।